मिसलेनियस चैप्टर 7 इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 33 से यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में हमें जो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दिया गया है वो मॉडुलस में। यहाँ पर देखो x-1 पर भी मॉडुलस दिखाया गया है, x-2 पर भी मॉडुलस दिखाया गया है और x-3 पर भी मॉडुलस दिखाया गया है। वैसे तो खैर डिफरेंशिएशन में मॉडुलस का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। 12th क्लास के अंदर एक दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मॉडुलस का डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन इंटीग्रेशन में तो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी बनाई गई है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन मॉडुलस में आ जाता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बना रखी है और प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है। पहले मैं उस सिंपल सी प्रॉपर्टी अलग से दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको वीडियो को देखना। देखो जब कोई लिमिट होती है a टू b और पूरा का पूरा फंक्शन जो होता है हमारा वो मॉडुलस में होता है, तो हमें बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। बीच का जो भी फंक्शन हमें दे रखा होगा उस फंक्शन को मैं किसके बराबर रख दूंगा, 0 के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हमें लिमिट दे रखी है a टू b और बीच में मॉडुलस में कोई फंक्शन दे रखा है, तो वो फंक्शन मुझे 0 के बराबर पुट कर देना है और वहां से कोई x की वैल्यू निकालनी है। कोई जो फंक्शन होगा उसको 0 के बराबर पुट कर देना है, ठीक है, और वहां से कोई x की वैल्यू निकालनी है। और इस बात की गारंटी इस क्वेश्चन में कि वो जो x की वैल्यू आएगी वो a और b के बीच में बिलोंग करेगी। हमेशा हमेशा a और b के बीच की वैल्यू आएगी। जैसा कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जब तुम इस वाले मॉडुलस को 0 के बराबर रखोगे तो तुम्हें देखकर पता चल रहा होगा कि x की वैल्यू निकल के आएगी 2। जब इस वाले मॉडुलस के 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 3। तो बताओ ये दोनों वैल्यू 1 और 4 के बीच में आती है, ये मैं कह रहा था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ तीनों का एक स्टेप के अंदर, तो उसके बाद क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मैंने इन तीनों का इंटीग्रेशन सेपरेट मान लिया खुद से। इन तीनों का इंटीग्रेशन मैंने खुद से सेपरेट मान लिया। इस वाले को मैंने I1 बोला है, इस वाले को I2 और इस वाले को I3। दो तरीके, या तो तीनों के अंदर प्रॉपर्टी एक साथ लगा दो, काफी लेंथी हो जाएगा, या फिर तीनों को सेपरेट मानकर काम कर लो, I1, I2 और I3। अब देखो किस तरह से काम करेंगे। मैं पहले I1 के लिए करके दिखाऊंगा, फिर I2 के लिए, फिर I3 के लिए। वैसे तो मैंने तीनों का कर रखा है, I1, I2, I3, लेकिन मैं पहले तुम्हें शो करवा रहा हूँ I2 का। क्यों करवा रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा, लेकिन पहले I2 का देख लो, ठीक है। तो देखो I2 फंक्शन अभी अभी मैंने दिखाया था स्क्रीन पर, ये माना था और मैंने बताया मॉडुलस की प्रॉपर्टी तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो जो बीच में दे रखा होता है उसको 0 के बराबर पुट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम पुट करके देखो तो x-2 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। जो भी फंक्शन हमें दे रखा होता है बीच में, जैसे कि यहाँ पर x-2 था, उसको हम तुरंत पुट करके देखते हैं 0 और वहां से जो वैल्यू आती है मैंने पहले बताया था वो वैल्यू कंफर्म होती है कि उस लिमिट के बीचों बीच आएगी। जैसे कि देखो तुमने पुट करके देखा 2 आया, तो 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है ना, इस बात में कोई डाउट नहीं था। तो देखो मैंने इंडिकेट भी कर रखा है, 1 और 4 के बीच में जो x की वैल्यू आई है वो 2 आ रही है। अब देखो किस तरह से इस वाले क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो मैं एक लिमिट लेनी है 1 से 2 की और एक लिमिट लेनी है 2 से 4 की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक इंटीग्रेशन की लिमिट लेनी है 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक। अब देखो कितनी आसानी से लिमिट तोड़ दी जाएगी अगले स्टेप में। ये मैंने एक लिमिट ली है 1 से 2, फंक्शन वही है x-2, लेकिन अब मॉडुलस नहीं रहा क्योंकि हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी खोली है, ठीक है। एक लिमिट ले ली 1 से 2 और दूसरी लिमिट ले ली 2 से 4 और फंक्शन सेम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी क्योंकि इसमें एक रीजन होता है। देखो 1 और 2 के बीच में फंक्शन रख दिया, 2 और 4 के बीच में फंक्शन रख दिया, इसमें कोई डाउट वाली बात है वो नहीं है। लेकिन तुम्हें बस इसमें अब एक चीज और देखनी है, साइन, क्योंकि साइन का एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। बताओ x-2 की जब हम बात कर रहे हैं और लिमिट ले रखी है 1 और 2, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई सी वैल्यू सोच लो। सपोज हमने सोचा 1.5। अब तुम अगर x की वैल्यू 1.5 इसमें डालते हो तो बताओ 1.5 माइनस 2, साइन पॉजिटिव आएगा ना। हमें साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये देखना होता है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, 2 से और 3 के बीच में कोई लिमिट सोच लो खुद से। सपोज मैंने सोचा है 3,
तो देखो 3 लगाने पर 3 माइनस 2, साइन इस बार कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो बाहर साइन लग जाएगा अगले स्टेप में। अगले स्टेप में बस मैंने कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पर माइनस बन रहा था मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस बता दिया है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है, तुम्हें इंटीग्रेशन मालूम ही है। x का हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस 2 का हो जाएगा 2x, दोनों के अंदर सेपरेट लिमिट डाल देना। यहाँ पर देखो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का हो जाएगा माइनस 2 का 2x, तो उसमें सेपरेट लिमिट डाल देना। वही काम करना है हमें I3 के लिए। तो देखो I3 में अब तुम्हें रफ में जाने की जरूरत नहीं है, x माइनस 3 हमारे सामने लिखा हुआ है, तुम इसको 0 के इक्वेट करोगे, ये तुम्हें अच्छे से मालूम है। 0 के इक्वेट करने पर x की वैल्यू आएगी 3, और तुम फिर से देख सकते हो कि वो 3 वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। तो देखो 3 लाई कर रही है, तो मैंने लिमिट तोड़ दी, एक लिए 1 से 3 और एक लिमिट लिए 3 से 4, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें साइन देखना है, 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो, सपोज 2, तो देखो 2 माइनस 3 नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब बाहर एक नेगेटिव साइन बन जाएगा। अब 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो, सपोज मैंने 3 ही सोच लिया या 3.5 सोच लिया, तो देखो 3.5 में से 3 माइनस करेंगे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 3.5 है और साइन रहेगा प्लस का। तो अब देखो अगले स्टेप में इसके साइन बदल गए, इसके साथ तो आ गया माइनस और उसके साथ अभी भी चल रहा है प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन तुम बड़े आसानी से कर सकते हो। अब देखो मैंने I2 और I3 बता दिया, अब मैं तुम्हें I1 बताता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो I1 में मैंने क्यों चेंज करा था वो मैं दिखा देता हूँ। देखो I1 था 1 to 4, I1 की वैल्यू दे रखी थी 1 to 4 और x माइनस 1। देखो जब 0 के पुट करोगे, जब इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये फंक्शन मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। अब तुम्हें मालूम है लिमिट तोड़नी होती है, हालांकि नीचे भी 1 है, तो पहली लिमिट 1 से लेकर 1 तक की गई, हाँ दूसरी लिमिट 1 से 4 जरूर चली गई। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, साइन सोचना है। देखो 1 और 1 के बीच में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 1 ही रख के देख लो। 1 माइनस 1 0 यानी कि पॉजिटिव साइन, 1 से 4 है तो 3 ले लो, 3 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन, तो दोनों के अंदर कैसे साइन बनेंगे, पॉजिटिव। तो इसका इंटीग्रेशन फिर तुम सेपरेट कर लोगे। जब I1, I2 और I3 तीनों के इंटीग्रेशन हो जाएंगे तो फंक्शन के अंदर जाके यहाँ पर वापस वैल्यू डाल देना इधर और प्लस सी कर देना। प्लस सी नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और ये काफी इजी होते हैं, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, इंटीग्रेशन 1 to 3, ठीक है, इंटीग्रेशन दिखाया गया है 1 to 3, लिमिट दे रखी है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल्स टू में 2/3 प्लस लॉगरिथम 2/3। तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है, क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें नीचे हम पार्शियल लगा सकते हैं। तो अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये साइड वाला फंक्शन लेकर हमें चलना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट, और प्रूफ तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, उसको तो हम वैसे ही देख लेंगे, प्रूफ तो वो अपने आप ही हो जाएगा। हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन है, ठीक है, और लिमिट है, तो तुम्हें मालूम है पार्शियल में लगाने वाला हूं, तो पार्शियल में तुम्हें अच्छे से मालूम है ये वाली फॉर्म मिलेगी, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे लीनियर होता है तो मैंने a अपॉन में x प्लस 1 करा है, और देखो ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट मैंने बाद में कर लिया, ऐसा नहीं है क्वाड्रेटिक वाला पार्ट पहले ले सकते हो और ये वाला बाद में लोगे, आंसर हमेशा ठीक आएगा, आंसर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्वाड्रेटिक जो था उसकी लीनियर फॉर्म ऊपर बाद में बनाई है bx प्लस c, ठीक है। तो अब तो हमें अच्छे से मालूम है, कंपेयर करके हम कोफिशिएंट इनके कांस्टेंट टर्म से निकालते हैं, मतलब ये जो a b c होता है इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैं पहले इसको सिंगल फॉर्म में बना रहा हूँ, ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे, जैसे मैं एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने पर अब मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है।
और यहाँ पर पूरे में कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, सिर्फ सी ही बनेगी। तुम देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बनेगी सिर्फ सी। तो देखो सी का सीधा कंपैरिजन हो जाएगा 1 से, तो हमें डायरेक्ट सी की वैल्यू मिल जाएगी सिर्फ 1, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकल आएगी 1। तो सी की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई कंपेयर करने से, कोफिशिएंट कंपेयर करने से कांस्टेंट टर्म। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए बनेगा, और देखो बी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी कि कोफिशिएंट एक यहाँ से भी निकल आएगा बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, और वहां पे एक्स स्क्वायर कुछ है नहीं, तो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा 0, यानी कि ए प्लस बी कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। अच्छा देखो यहाँ पर तो कोई x का कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ पर bx की 1 से करेंगे तो a कोफिशिएंट बन गया b, c की x से करेंगे तो a कोफिशिएंट बन गया c, ठीक है। तो तुम डाल सकते हो यहाँ पर कोफिशिएंट, जब x की कंपेयर करोगे तो तुम्हें फॉर्म मिलेगी c प्लस बी इक्वल टू 0, ये फॉर्म मिलेगी। और कंपेयर करने पर, दोनों को सॉल्व करने पर a और b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1, ठीक है, और b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो c की वैल्यू 1 है, वो तुम इधर डालोगे, c1 उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 इधर डालोगे, उधर जाके +1, तो a b c तीनों निकल आए। अब तुम्हें मालूम है क्वेश्चन में क्या करेंगे, नाउ करके ये पूरी वैल्यू हम क्वेश्चन की उसमें डालने की कोशिश करेंगे। ये इसमें फॉर्म में आ गई, मैंने इसके अंदर वो कांस्टेंट टर्म्स डाल दी हैं जो अभी अभी हमने ऊपर निकाला है, a b और c की वैल्यू जो निकाली है वो बस मैंने इधर डाली है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करा। अब देखो मैं एक काम करने वाला हूँ, ये तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, -1 की x से मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूँ और हाथ के हाथ अलग कर रहा हूँ एलसीएम। तो देखो अलग करने पर तुम्हें फॉर्म मिलेगी कुछ ऐसी, ठीक है, तुम देख सकते हो अलग करने पर ये फॉर्म मुझे मिल जाएगी, ये चीज, ठीक है। तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो देखो सेपरेट करने पर ये फॉर्म मिल गई है 1/x + 1 माइनस एक्स उसका अलग हो गया, 1 अलग रह गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये फॉर्म मिल गई मुझे 1/x + 1, और देखो ध्यान से ये वाला x इस x से कट गया था, माइनस का x प्लस के x स्क्वायर से कट गया था नीचे, ठीक है। तो देखो ये फॉर्म मिल गई। अब इसका इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका लोगैरिथम हो जाएगा, इसका लोगैरिथम हो जाएगा, उसको पावर के हिसाब से कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिमिट नहीं लगाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लिमिट डाल दी है ना, लिमिट मैं बाद में डालूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट लगा नहीं रखी है। तो तुम अपने आंसर में लिमिट लगा लेना, यहाँ पर लगा लेना 0 से 1 से 3, मतलब जो भी लिमिट दे रखी है वो लगा लेना जरूर, ठीक है। तो देखो इन मैंने बताया था जब दो लोगैरिथम माइनस होती हैं तो वो डिवाइड हो जाती हैं। तो देखो मैंने अगले स्टेप में पहले थोड़ा सा सोल्व करा है, ये माइनस का पावर था तो वो मैंने अपॉन में कर दिया है, ठीक है, और ये माइनस आगे आ गया है, ठीक है। अब मैं इन दो लोगैरिथम को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें मालूम है जब दो लोगैरिथम माइनस होती है तो डिवाइड ही किया जाता है उन्हें, ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिमिट डाल देना, और लिमिट डालते ही प्रूफ हो जाएगा, तो तुम इसे खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 काफी इजी है, ठीक है, उससे तुम खुद से कर सकते हो, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। 36 भी वैसे काफी इजी है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ, इसमें हम -1 to 1 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैंने बताया था जब भी नीचे लिमिट होती है -a और ऊपर होती है a, तब वो लिमिट लगा सकते हैं, मतलब लिमिट सेम होती है, बस सर फर्क होता है साइन का। तो तुम देख सकते हो साइन का फर्क है, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, देखो प्रॉपर्टी में हम करेंगे क्या, इसमें बस मुझे फंक्शन में डाल के देखना है। मैंने फंक्शन के अंदर -x डाल के देखा, ठीक है, और -x डालने पर पूरा का पूरा फंक्शन माइनस की टर्म्स में आ गया है। वो तुम सॉल्व करोगे, देखो -x की पावर 17, जब भी माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस का साइन रहता ही है, और कॉस में तुम्हें मालूम है cos -थीटा cos थीटा ही रहता है, ठीक है। यानी कि पूरे फंक्शन के अंदर बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस का fx बन गया, तो इस इंटीग्रेशन की सीधा वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये वैसे प्रूफ हो गया है, ये तुम्हारा 1 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
इसमें भी मैं थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूँ, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हमें प्रूफ करना है। पहले मैंने साइन क्यूब को तोड़ दिया इस हिसाब से, ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्यूब को मैंने साइन एक्स और साइन स्क्वायर में तोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर को भी मैं चेंज करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब तुम्हें मालूम है कोस एक्स को टी मान लेंगे, डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, तो आगे के मैंने कुछ स्टेप करके दिखाए हुए हैं, तो तुम्हें मैं वो एक साथ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो कोस एक्स को टी माना है, डेरिवेटिव हो गया साइन एक्स, माइनस उधर चला गया, तो अगले स्टेप में तुम्हारी ये लिमिट कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना और टी की वैल्यू डालने के बाद लिमिट डाल देना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें भी मैंने एक दो स्टेप डायरेक्ट दिखा दिए। देखो 2 tan क्यूब था, मैंने tan को फिर से तोड़ दिया, tan इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब तुम tan स्क्वायर को भी तोड़ोगे और tan स्क्वायर को तोड़ेंगे ऐसे सेक के हिसाब से। tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना सेक स्क्वायर -1। ठीक है, और अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर देंगे और ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने tan की सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई दे दी है। ठीक है, और tan की 1 से दे दिए, तो tan x, और इसे हम खुद से कर सकते हैं अब आगे।